हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आशा करता हूँ जो किताब अभी डिस्कशन में चल रही है आप लोगों ने उसके ऑडियो बुक्स या समरी या फिर पीडीएफ के थ्रू आप गए होंगे। कुछ लोगों से मैंने बात भी की तो एक प्रश्न आया कि ये किताब हमसे रिलेवेंट कैसे है। आज के परिवेश में इस किताब से हम इस किताब जो इंफॉर्मेशन दे रही है, इस किताब से हमें क्या फ़ायदा है। कुछ लोगों का ऐसा सवाल था। कुछ लोग मिले जिन्होंने ये किताब ख़रीदी है मगर वो पढ़ते पढ़ते उन्होंने बीच में बंद कर दी क्योंकि किताब काफ़ी वॉल्यूमिनस है और उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी शायद। कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने ये किताब पूरी पढ़ी है और बड़े अच्छे रीडर्स हैं वो। उनको रिक्वेस्ट किया है मैंने हम कि इस ग्रुप में रिव्यू करें, इस बुक को हमारे लिए थोड़ा रोचक बनाएं इस किताब को। हालांकि मैं इस किताब को रिव्यू करने की कोशिश करूंगा और थोड़ी इसमें रोचकता लाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये बात है कि किसी ऑथर की बात को समझने के लिए अगर सिर्फ उसकी सिर्फ एक रचना पे निर्भर हुआ नहीं जा सकता। इसी तरीके से युval नोआ हरारी जी की 3 किताबें हैं। एक फर्स्ट किताब जो बेस्ट सेलर रही है, न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर रही है, सेपियंस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इसे हम लोगों ने कई लोगों के पास होगी किसी फॉर्मेट में, हार्ड बाउंड या कैसे भी। तो एक किताब ये है। इसके बाद की किताब है होमो डियोस। पहली किताब में ये वो होमो सेपियंस के ओरिजिनेशन, इवोल्यूशन और डेवलपमेंट की बात करते हैं। होमो डियोस में वो होमो सेपियंस को एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं कि विकास के साथ वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और एक किताब है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। जब इन 3 किताबों को आप देखते हैं, एक साथ देखते हैं, तो लेखक क्या कहना चाहता है और लेखक की बात निकल के आती है। किताब के कोर में मुझे एक बात दिखी है कि युval नोआ हरारी जी नास्तिक व्यक्ति हैं, बाकी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनकी किताब में दिखा है। युval नोआ हरारी जी की किताबों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने एक टाइम मशीन पाली है। वो वक्त से बहुत पीछे, मिलियन ईयर्स बैक जाते हैं और अभी मौजूदा समय से 500 साल, 1 सदी, 2 सदी, 4 सदी आगे जाके बात करते हैं कि होमोसेपियंस कैसे इवॉल्व हुए और कहाँ तक जाएंगे। और अभी जो ट्रांजिशन फेज में है, अभी जो ट्रांजिशन फेज है वो कैसे कैसे चल रहा है। पहले तो पहली किताब है वो सेपियंस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। उसमें वो बताते हैं कि जैसे कुत्ते बिल्लियों की कई प्रजातियां एग्जिस्ट करती है, वैसे ही ह्यूमंस की कई प्रजातियां एग्जिस्ट की करती थी, अलग अलग जगह पे इवॉल्व हुई। उसमें से होमोसेपियंस का दिमाग डेवलप हो गया। उनके पास एक एडवांटेज रहा कि दे कुड कम्युनिकेट टू ईच अदर। वो दे कैन कोऑपरेट, दे कुड हैव कोऑपरेटेड। वो एक दूसरे को हेल्प कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे। और धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे वर्ल्ड में वो फैल गए। और इसके उनके डेवलपमेंट का स्टेजेस को पहले तो उन्होंने बांटा है। कॉग्निटिव स्टेज में जब दिमाग उनका दिमाग डेवलप हुआ तो वो कम्युनिकेट करके ग्रुप में बड़े बड़े जानवरों को भी खाने लगे। फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हो गया। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन से वो खेती करने लगे, ग्रुप में रहने लगे। हालांकि वो एक सवाल हमेशा उठाते हैं अपनी तीनों रचनाओं में कि क्या विकास के इस निरंतर प्रक्रिया के साथ आदमी होमोसेपियंस कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, मगर उनके हैप्पीनेस लेवल को, उनके जीवन में खुशियों को, उसकी सफलता या भावनात्मक स्तर पे इस विकास की सफलता को हमेशा क्वेश्चन करते दिखते हैं। फिर वो ये बताते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया और उसमें उनकी थ्योरी में एक बात ये भी है कि ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। वो मानते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी थी, वास्तविकता ये थी कि प्रकृति है, जानवर हैं, लेकिन हमने इमेजिन रियलिटी को
इन्वेंट किया, जैसे भगवान, लॉ, कंट्रीज़, नेशनैलिटी, इन चीज़ों को हम ये हमारा हमारा डेवलपमेंट है, ताकि इससे लोग जो है एक साथ महसूस करते हैं। कोऑपरेशन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि इस किताब में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आज, और आगे के लिए ये बताना चाहूँगा। वो कहते हैं कि आदमी एक हैकेबल स्पीसीज़ है। अभी अभी का रिलीजन तो रिलीजन है, मगर आने वाले समय में डेटा रिलीजन होगा। हमने इस लेवल पे डेटा कंपनीज़ को दिया है। ग्रोथ के साथ साइंस ने हमारी फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ को ओवरकम कर लिया है। देयर इज़ नथिंग दैट फिज़िकली वी कैन डू एंड अ मशीन कैन नॉट डू, बट स्टिल वी आर सुपीरियर टू मशीन्स, क्योंकि हम लोग सोच सकते हैं, हमारे सोचने समझने की क्षमता है। तो लेकिन जो जिस तरीके से डेटा कंप्यूटर में जमा हो रहा है, हम प्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं, और हमें हैक किया जा सकता है मार्केट में। हमसे किसी तरीके का प्रोडक्ट खरीदो, हमारे व्यवहार को मैनिपुलेट करके हमसे कुछ भी करवाया जा सकता है। अगर हम अवेयर नहीं हैं, सजग नहीं हैं, तो कराया जा सकता है। ह्यूमन्स हैव बिकम वेरी वल्नरेबल, एक पॉइंट में कहें तो। लेकिन वो कहते हैं कि समय के साथ आदमी होमो सेपियंस से होमो डियोस में कन्वर्ट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी इस तरीके से इवॉल्व कर जाएगी कि हम माइक्रो रोबोट्स बॉडी के अंदर डाल सकते हैं, वो हमारी एजिंग को स्लो कर देंगे। हमारे सोचने की क्षमता को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं यूएस आर्मी में, जिनको एक स्पेशल हेलमेट्स पहना करके उनके मन से भय की भावनाओं को ख़त्म कर दिया गया, जिससे लड़ने की क्षमता बढ़ गई। हालांकि ये भी बात है, टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसी चीज़ को क्योर करने के लिए होता है, ना कि उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। ह्यूमन लेवल पे जैसे प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन उनको आर्मी मेंस को ठीक करने के लिए हुआ था, लेकिन अभी लोग आज इसको अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे ही जब टेक्नोलॉजी आगे जाएगी तो लोग अमर होना चाहेंगे। एक होमो डियोस फ़िलॉसफ़ी है कि कैसे एक आइडिया है कि कैसे किस हद तक आदमी का विकास हो सकता है। ऐसा लगता है कि उन्हें एक टाइम मशीन मिल गई है, वो वहाँ तक पहुँच गए हैं। और इस ट्रांजिशन फेज़ में वो एक और बात करते हैं कि 21st सेंचुरी की लेसन्स क्या-क्या हैं। और अभी तक के विकास में मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी ने हमारी फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़ को ओवरकम किया है। आगे आने वाले समय में जो हल्के-फुल्के एक्सपीरियंस वाले जॉब होंगे, उनको भी टेक्नोलॉजी ओवरकम कर लेगी एआई के थ्रू, जैसे टीचिंग, जैसे ट्रेडिंग, और भी बहुत कुछ। लेकिन और समय के साथ-साथ दुनिया का स्वरूप बदल जाएगा। मैं आपको उन 2 बुक्स की समरी शेयर करूँगा, और उन दोनों को देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि युval नोआ हरारी जी कहना क्या चाहते हैं। व्यक्तिगत स्तर पे युval नोआ हरारी जी एक नास्तिक व्यक्ति हैं। तो वो दुनिया को एक अलग तरीके से देखते हैं, और उन्होंने खुद भी ये स्वीकार किया है कि उनका ओरिएंटेशन स्ट्रेट नहीं है, वो गे हैं। तो भी चूँकि रिलीजन में स्ट्रेट ओरिएंटेशन नहीं होने का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये जस्टिफाइड नहीं है। उनको ईश्वर के अस्तित्व को नहीं समझने में आसानी होती है। हालांकि मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी भी लेखक के विचार को समझने के लिए, उसके आइडियोलॉजी को समझने के लिए आपको कई स्तर पे उनकी कई किताबों को देखना पड़ता है एक साथ रख के। और फिर भी उनके व्यक्तिगत किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, कैसे उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, कहाँ से हैं, तो वो उनके सोचने की कैपेबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकता है। इसीलिए मैं उस स्तर पे जाके मुझे देखना पड़ा, और फिर ये आउटकम निकला। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके बाद मैं उन 3 किताबों की भी समरी डालूँगा अलग से, एनिमेटेड समरी, जिसको देखने में समय कम लगेगा और आपको समझने में सुविधा होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।